सोने का पहाड़। राधा एक 15 साल की लड़की कुएं पर कपड़े धो रही थी। तभी कपड़े हो गए हो तो जरा रसोई का काम भी देख लो। सुबह से एक ही काम में लगी हुई हो। जी अभी जाती हूँ चाची जी। अरे शीला, मेरे लिए जल्दी खाना डाल दो। मुझे आज काम पर जल्दी जाना है। खाना कहाँ से डालूं? तुम्हारी प्यारी भतीजी सुबह से एक ही काम में लगी है। अरे तो तुम बना लेती खाना, वो काम कर रही थी तो। अब क्या घर का सारा काम वही करेगी? अच्छा जी, काम नहीं करेगी तो क्या महारानी बना के रखूं उसको? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो खिलाती रहूं? मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जहां लोगों को खाली बिठाकर खाना खिलाती रहूं। मेरे घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारा जो मन में आए वो करो, मैं जा रहा हूँ। राधा उनकी बातें सुनकर जल्दी से आती है। चाचा जी रुकिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। और रूपन काम पर चला जाता है। राधा रसोई में खाना बनाने लगती है, लेकिन शीला अभी भी बोले जा रही थी। जब से ये मुसीबत हमारे घर आई है, एक दिन भी चैन से नहीं गया। अपने माँ बाप को तो खा गई, अब मेरे परिवार के पीछे पड़ी है। तभी शीला की बेटी आरती भी उठकर आ जाती है, जो राधा से 1 साल छोटी थी। क्या माँ, सुबह ही नींद खराब कर दी। चलो अब खाने को कुछ दे दो, बहुत भूख लग गई है सुबह सुबह। मेरी प्यारी बेटी, उठ गई तू? बैठ, मैं अभी खाना मंगवाती हूँ। और शीला राधा को बोलती है, और कितना समय लगेगा तुम्हें आज खाना बनाने में? थोड़ा जल्दी हाथ चला। कैसे टूटे हुए हाथों से काम कर रही है। मेरी बेटी को भूख लगी है, उसे जल्दी खाना दे, वो बहुत देर तक भूखी नहीं रह सकती। जी चाची जी, मैं बना रही हूँ, बस थोड़ी देर और। कुछ ही देर में राधा खाना बनाकर शीला और आरती को देती है। राधा के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे और वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। राधा की चाची शीला राधा से घर का सारा काम करवाती थी और राधा बिना कोई शिकायत किए सब काम करती थी। एक दिन शाम को जब सबने खाना खा लिया था, तब राधा खाना खाने लगती है। तभी वहाँ शीला आ जाती है। पहले आरती को दूध गर्म करके दे दो, उसको नींद आ रही है। शीला, तुम्हें दिख नहीं रहा कि राधा खाना खा रही है? तुम जाकर दूध गर्म करके आरती को दे दो, या उसको बोल दो कि खुद दूध गर्म कर ले। कोई बात नहीं, मैं बाद में खाना खा लूंगी, पहले दूध गर्म कर देती हूँ। नहीं राधा बेटी, तुम यही बैठो और खाना खाओ। तुम तो बस इसकी पैरवी करते रहा करो। हम माँ बेटी की तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। आज तुम फैसला कर लो कि या तो ये इस घर में रहेगी या हम इस घर में रहेंगे। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा क्यों बना रही हो? मैं बखेड़ा बना रही हूँ या तुम दोनों बना रहे हो? जब से ये लड़की हमारे घर पे आई है, एक दिन भी चैन की सांस नहीं मिली। सुबह होते ही मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। और सब सो जाते हैं। मेरी वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो रहा है। चाचा जी को भी मेरी वजह से इनकी बातें सुननी पड़ती है। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊं। माँ पिताजी, आपकी बहुत याद आ रही है, आप मुझे भी अपने साथ ले जाते। राधा दुखी मन से घर से बाहर निकल जाती है और वो जंगल की तरफ चलने लगती है। रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। पानी पिला दो बेटी। राधा उनको पकड़ती है। आपको पानी पीना है? आप यहीं बैठिए। बेटी, ये साथ में ही पानी का तालाब है, मेरे लिए वहां से पानी ला दो, मेरा गला बहुत सूख रहा है। आप यहीं बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही राधा आगे जाती है तो साथ ही में एक तालाब था और वहाँ सोने के बड़े बड़े पहाड़ थे और तालाब के पानी में भी सोने के पत्थर पड़े थे। लेकिन राधा उस सोने की तरफ देखती भी नहीं, उसका ध्यान तो बस उस बूढ़ी औरत की तरफ था। राधा एक बर्तन में पानी लेती है और उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। ये लीजिए माँ जी, पानी पीजिए। तभी वो बूढ़ी औरत एक देवी के रूप में बदल जाती है। तुम बहुत दयालु हो और तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। तालाब के पास इतना सोना देखकर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आया, इसलिए आज से इस सोने के पहाड़ की असली हकदार तुम हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस सोने का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करो और तुम जब चाहो यहाँ से कुछ भी लेकर जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे अलावा अगर कोई और यहाँ से कुछ लेने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। तभी वो देवी अपनी शक्तियों से राधा को सोने के आभूषणों से भर देती है। अब तुम अपने घर जाओ।
फिर राधा अपने घर जाती है। जैसे ही राधा घर पहुंचती है तो शीला राधा के आभूषण देखकर दंग रह जाती है। तुम कहाँ चली गई थी बेटी? हम तुम्हें सुबह से ढूंढ रहे हैं। इतने सारे सोने के हार तुम्हें कहाँ से मिले? लाओ मुझे दो इन्हें। फिर राधा सारी बात अपनी चाची को बताती है। शीला बहुत लालची थी, इसलिए वो अगले दिन राधा को उस जंगल में जाने को कहती है और बोलती है कि गांव में बहुत से लोगों को पैसे की जरूरत है। तुम सोना लेकर आओ, फिर हम उसे बेचकर उन सब लोगों की मदद करेंगे। लेकिन शीला के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसको वहीं मार के दफन कर दूंगी और सारा सोना घर ले आऊंगी। राधा शीला के मंसूबों से अनजान उसकी बातों में आ जाती है। अगले दिन राधा जंगल में जाती है। शीला भी बिना राधा को बताए चुपके चुपके राधा के पीछे चल पड़ती है। बहुत चलने के बाद वहाँ उस सोने के पहाड़ के पास पहुँच जाती है, जिसके आगे तालाब भी था और उसमें सोने के बहुत से पत्थर भी चमक रहे थे। शीला चुपके से सब कुछ देख रही थी और इतना सारा सोना देखकर मानो वो लालच से पागल हो गई थी। इतना सोना, ये सारा सोना मेरा होगा? हे सोने की देवी, हमारे गांव में बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। मैं कुछ सोना लेकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। तभी शीला भाग कर आती है। रुको, ये सारा सोना मेरा है, तुम पीछे हटो। चाची जी, आप इस सोने को हाथ नहीं लगा सकती हो, नहीं तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। मेरी बात मानो, आप यहाँ से चली जाओ। शीला राधा को जोर से धक्का मारती है। राधा का सर एक सोने के पत्थर से टकरा जाता है और उसके सर से खून निकल जाता है। तब शीला जल्दी से सोने के पत्थर उठाने लगती है तो उन पत्थरों के इतने सारे सांप बन जाते हैं कि सांपों को देखकर शीला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सांप, सांप, बचाओ, बचाओ! और सांप शीला को पकड़ लेते हैं। शीला डर से बेहोश हो जाती है। तभी वो सोने के पहाड़ की देवी वहां आ जाती है और वो अपनी शक्तियों से राधा को ठीक कर देती है। राधा उठकर देखती है तो उसकी चाची बेहोश गिरी हुई थी। मेरी चाची को माफ कर दीजिए, उनसे गलती हो गई है। राधा की बात मानकर वो देवी अपनी शक्तियों से शीला को होश में ले आती है। मुझे माफ कर दे राधा, मैं लालच में आ गई थी और मैं तेरी सारी बातें भूल गई थी। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। राधा सोने के पहाड़ की देवी का धन्यवाद करती है और वापस घर आ जाती है। बहुत समय पहले एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसके पास एक मुर्गी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसके सिवा उसका और कोई नहीं था। उसके बावजूद वो बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। गांव में यदि किसी को मदद की जरूरत पड़ती तो मोहन उसकी मदद जरूर किया करता था। मोहन के पड़ोस में राकेश नाम का एक आदमी रहता था जो मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पता नहीं ये मोहन हमेशा इतना खुश क्यों रहता है, इसके पास एक मुर्गी के अलावा और है ही क्या। एक रात जब मोहन सो रहा होता है तो राकेश चुपके से आकर उसकी मुर्गी को चुरा लेता है और उसको पकाकर खा लेता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, ये मुर्गी तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। अगली सुबह होने पर मोहन अपनी मुर्गी को इधर उधर ढूंढने लगता है। अरे, ये मुर्गी कहाँ चली गई? सब जगह तो देख चुका हूँ, कहीं नहीं मिल रही। तभी उसकी नजर राकेश के घर की ओर पड़ती है। मोहन देखता है कि राकेश के घर के बाहर बहुत से पंख फैले हुए थे। अरे, ये तो मेरी मुर्गी के पंख लग रहे हैं, कहीं वो राकेश के घर में तो नहीं। मोहन राकेश के घर का दरवाजा खटखटाता है और राकेश घर के बाहर आता है। अरे क्या हुआ मोहन, सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राकेश भाई, मेरी मुर्गी सुबह से मिल नहीं रही और उसके पंख यहाँ बिखरे पड़े हैं। मोहन, वो कल रात को मेरी बिल्ली तुम्हारी मुर्गी को उठा लाई थी। मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मर गई। मैं उसको बचा नहीं सका तो मैं उसे पकाकर खा गया। क्या तुम उसे खा गए?
मैं तुम्हारी शिकायत राजा जी से करूंगा। राजा का नाम सुनकर राकेश डर जाता है, क्योंकि राजा किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देता था। अरे नहीं नहीं मोहन, मेरे पास एक बतख का बच्चा है, तुम उसे ले लो। और राकेश मोहन को एक बतख का बच्चा दे देता है। कुछ समय के बाद वो बतख बड़ी हो जाती है और वो अंडे भी देना शुरू कर देती है। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक बूढ़ा व्यक्ति राकेश के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। अरे इतनी रात को कौन है? राकेश दरवाजा खोलता है। बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या आज रात में यहाँ रुक सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और वो दरवाजा बंद कर देता है। वो बूढ़ा आदमी वहां से उदास होकर चला जाता है और वो मोहन के घर का दरवाजा खटखटाता है। मोहन दरवाजा खोलता है। बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ हाँ बाबा जी, आप अंदर आइए। मोहन ने बतख के उबले अंडे उस व्यक्ति को भी दिए। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मेरे पास एक बतख है, ये उसी के अंडे हैं बाबा जी। सुबह होने पर मोहन उस व्यक्ति को अपनी बतख के पास ले जाता है। वो व्यक्ति उस बतख को स्पर्श करता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद वो बतख अंडा देती है। मोहन देखता है कि वो अंडा सोने जैसा चमक रहा था। अरे, ये अंडा तो सोने के जैसा लग रहा है। मोहन उस अंडे को उठाता है। अरे, ये तो सच में ही सोने का अंडा है। लगता है ये उस बूढ़े व्यक्ति का ही कोई जादू है। अब वो बतख रोज एक सोने का अंडा देती और मोहन उस अंडे को बाजार में बेच आता था। अब मोहन गांव के सभी लोगों की आर्थिक रूप से मदद करने लगा था। ये देखकर राकेश को मन में बहुत जलन होती है। अरे, ये मोहन गांव के सभी लोगों को पैसे बांटता रहता है, लेकिन इसके पास इतना पैसा आया कहां से? जरूर दाल में कुछ काला है। अब राकेश मोहन पर नजर रखने लगा था। एक दिन राकेश देखता है कि मोहन की बतख सोने का अंडा दे रही है। अरे, ये क्या? ये बतख तो सोने का अंडा देती है। अगर मैंने इसे ये बतख ना दी होती तो आज ये सोने के अंडे मेरे पास होते। मुझे कैसे भी करके ये बतख वापस लेनी होगी। राकेश 2 आदमियों को लेकर राजा के दरबार में जाता है। हुजूर, कल रात मेरे पड़ोसी मोहन ने मेरे घर से मेरी बतख चुरा ली है और उसे ऐसा करते हुए इन दोनों आदमियों ने देखा है। राजा उन दोनों से ये बात पूछता है। क्या ये सच बोल रहा है? जी हुजूर, ये सच बोल रहा है। हमने कल रात मोहन को बतख चुराते हुए देखा है। मंत्री जी, मोहन को उसकी बतख के साथ दरबार में बुलाया जाए। राजा के सैनिक मोहन को बतख को लेकर राजा के दरबार में बुलाते हैं। मोहन, तुम पर इल्जाम है कि तुमने राकेश के घर से बतख चुराई है। राजा जी, ये बतख मुझे राकेश ने मेरी मुर्गी के बदले दी थी। मैंने इसके घर से चोरी नहीं की है। राजा उस बतख को महल में ही रख लेते हैं। अगली सुबह बतख एक सोने का अंडा देती है। राजा ये देखकर हैरान रह जाता है। अरे, ये सोने का अंडा है, ये कोई साधारण बतख तो नहीं है। राजा एक तरकीब सोचता है और अगले दिन सूर्योदय होने के बाद मोहन और राकेश दरबार में आते हैं।
राजा राकेश से पूछता है, तुम्हारी बतख किस रंग का अंडा देती है? राकेश सोचता है कि अगर राजा को सोने के अंडे के बारे में पता चला तो वो खुद ही उस बतख को रख लेगा। महाराज, मेरी बतख तो सफेद रंग का अंडा देती है। और राजा उस बतख को राकेश को दे देता है। राकेश बहुत खुश होकर वहां से वो बतख लेकर चला जाता है। मोहन, तुम्हारी बतख किस रंग का अंडा देती है? महाराज, मेरी बतख कोई साधारण बतख नहीं है, वो सोने के अंडे देती है। और राजा मोहन को असली बतख दे देता है। महाराज, अगर ये सोने का अंडा देने वाली बतख है तो राकेश किस बतख को ले गया? जैसा कि उसने बोला कि उसकी बतख साधारण सफेद अंडा देती है, तो उसे साधारण बतख दे दी गई है। इस तरह राजा मोहन के साथ इंसाफ करता है और कुछ समय के बाद मोहन भी शादी कर लेता है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। आरती अपनी बेटी राधा और अपनी सास के साथ सूरत में रहती थी। आरती लोगों के घरों में काम करती थी और उसी से उसका घर चलता था। आरती के पति मोहन का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। मोहन के जाने के बाद अब आरती ही घर का खर्च उठा रही थी। माँ जी, आज मुझे काम पर जल्दी जाना है। वो मोहिनी मैडम के यहाँ किसी खास रिश्तेदार की शादी है, तो आज उनको शॉपिंग के लिए कहीं जाना है, इसलिए मुझे जल्दी काम खत्म करके आना होगा। मैंने खाना बना के रख दिया है, आप और राधा खाना खा लेना। चलो अभी मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर आरती काम पर चली जाती है। आरती जिस मोहिनी मैडम के घर में काम करती थी वो बहुत अमीर लोग थे और वो दिल की भी बहुत अच्छी थी। कुछ देर के बाद दादी आरती को आवाज लगाती है, राधा, ओ राधा, कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ चली जाती है ये लड़की। तभी घर के पीछे से आवाज आती है, जी दादी जी, मैं यहाँ हूँ। तू फिर वहाँ चली गई? जब देखो इस मेहंदी के पेड़ पर लटकी रहती है। चल नीचे आ, मेरे साथ काम में मदद करा। दादी, मुझे आज मेहंदी लगानी है, इसलिए मेहंदी के पत्ते उतार रही हूँ। आप माँ को बोल दो ना। आरती काम पर चली गई है, तू जल्दी इधर आ, पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। आरती के घर के पीछे एक बहुत बड़ा मेहंदी का पेड़ था जिसे उसकी दादी ने लगाया था और अब वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया था। राधा जब छोटी थी तब वो अपनी दादी और अपनी माँ को त्योहार के समय मेहंदी लगाते हुए देखती थी, इसलिए अभी राधा भी पेड़ से पत्तियां उतारकर उन्हें अच्छे से कोन में भरकर रख लेती थी और उसके बाद अपने हाथों पर मेहंदी लगाती थी। राधा को मेहंदी लगाना बहुत पसंद था। तभी अचानक एक चीखने की आवाज सुनाई देती है, आह मम्मी! क्या हुआ राधा? जब राधा की दादी घर के पीछे जाकर देखती है तो राधा पेड़ से नीचे गिरी हुई थी। हे भगवान, ये लड़की ने कुछ तुड़वा लिया होगा अपना। कहाँ लगी? दिखा मुझे। अरे दादी, कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई। वो नीचे उतरते समय पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से नीचे आ गई। कुछ हो जाता तो। अब दांत निकाल रही है। चल उठ, मेरे साथ चल। दादी, मेरी मेहंदी के पत्ते बिखर गए, आप जाओ, मैं इन्हें इकट्ठा करके आती हूँ। दादी वहाँ से चली जाती है और राधा सारे पत्ते इकट्ठे करती है और उन्हें पीस लेती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। आरती भी काम करके घर आ गई थी। जब वो खाना खाने के लिए राधा को बुलाती है, राधा जल्दी आजा, खाना खा ले। तभी राधा उनके पास आती है। माँ, मैंने तो हाथों में मेहंदी लगा ली। अरे ये लड़की तो पागल हो गई है, इसे मेहंदी के अलावा और कुछ नहीं सूझता। जब देखो हाथों में मेहंदी लगाकर घूमती रहती है। चल हाथ धो ले और खाना खा ले। माँ, क्या आप भी? मैंने इतना सुंदर डिजाइन बनाया है और आप बोल रही हो कि मैं हाथ धो लूं? राधा अपने हाथ अपनी माँ और दादी को दिखाती है। मेहंदी तो सच में बहुत सुंदर लगाई है। अरे वाह राधा, तुमने तो पार्लर वालों से भी सुंदर मेहंदी लगाई है।
माँ चलो, अब आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला दो। फिर आरती अपने हाथों से राधा को खाना खिलाती है। अगली सुबह आरती की सास की तबीयत खराब हो जाती है। अरे माँ, आपको तो बहुत बुखार हो गया है, आपको तो अस्पताल लेके जाना होगा। आरती मन में सोचती है कि आज राधा को वो काम पर भेज दे। आरती जब राधा के पास जाती है और देखती है कि राधा फिर से मेहंदी के पत्ते पीस रही थी। राधा, तो ये मेहंदी के पत्ते छोड़, माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, उनको बहुत तेज बुखार हो गया है, मैं उनको अस्पताल लेकर जा रही हूँ। आज तू मेरी जगह मोहिनी मैडम के घर पे काम पर चली जा और ध्यान से काम करना। बस माँ, सारे पत्ते पीस गए हैं, मैं अभी जाती हूँ। आरती अपनी माँ को डॉक्टर से चेक करवाती है और उनका ध्यान रखती है, और दूसरी तरफ राधा भी मोहिनी मैडम के घर पर सब अच्छे से काम कर रही थी। तभी राधा को मोहिनी मैम की आवाज सुनाई देती है। वो फोन पर किसी से गुस्से से बोल रही थी, देखो मैं तुम्हारा पार्लर बंद करवा दूंगी। तुम लोग ऐसे मौके पर मुझे मना कैसे कर सकते हो? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और वो गुस्से से फोन काट देती है। राधा उनको परेशान देखकर उनके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ मैडम जी, आप इतनी परेशान क्यों हो? मुझे कल शादी में जाना है और मैंने आज घर में पार्लर वाली को बुलाया था मेहंदी लगवाने के लिए, लेकिन ऐन मौके पर इन्होंने मुझे मना कर दिया। बोल रहे हैं कि शादियों की वजह से पार्लर में बहुत लोग आए हुए हैं, इसलिए वो यहाँ आकर मेहंदी नहीं लगा सकते। मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपको मेहंदी लगा सकती हूँ। क्या, तुम और मेहंदी? हाँ मैडम जी, मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ। मैंने 2 दिन पहले ही अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी, ये देखो। आप चिंता मत करो, मैं आपको बहुत अच्छी मेहंदी लगाऊंगी। मोहिनी को राधा की मेहंदी अच्छी लगी। मैंने कल घर पर कुछ मेहंदी के कोन बनाए थे, मैं वो लेकर आती हूँ। मोहिनी अपनी ड्राइवर को राधा के साथ भेज देती है और वो दोनों घर से मेहंदी लेकर आते हैं। राधा मोहिनी मैडम के हाथों पर बहुत सुंदर डिजाइन बनाती है। राधा ने जो मोहिनी मैडम के हाथों पर मेहंदी लगाई थी वो बहुत सुंदर थी। राधा, तुमने तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है, ऐसे सुंदर डिजाइन तो पार्लर वाले भी नहीं लगाते, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये लो तुम्हारी मेहनत। नहीं मैडम जी, मैं ये नहीं रख सकती। अरे क्यों नहीं रख सकती? ये तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मेरी उस पार्लर वाली के साथ 1100 रुपए की बात हुई थी, वो तो आई नहीं मेहंदी लगाने। अब मुझे तुमने मेहंदी लगाई है तो ये पैसे तुम्हारे हुए ना। फिर राधा वो पैसे रख लेती है और मोहिनी ड्राइवर को राधा को घर छोड़ने को बोलती है। राधा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे पहली बार किसी काम के लिए इतने पैसे मिले थे। राधा घर पहुंचकर पैसे अपनी माँ को देती है। राधा की माँ और दादी भी बहुत खुश हुए थे। दूसरी तरफ मोहिनी की मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी। शादी में सब मोहिनी की मेहंदी को बहुत पसंद करते हैं और उससे मेहंदी वाली के पार्लर का एड्रेस भी मांगते हैं और उन सब लेडीज को वो राधा के बारे में बताती है। सब दुल्हन की मेहंदी से ज्यादा मोहिनी मैडम की मेहंदी की बातें कर रहे थे। अगले दिन मोहिनी अपने दोस्तों के साथ राधा के घर जाती है। अरे मैडम जी, आप यहाँ? राधा, तुम्हारी लगाई हुई मेहंदी को शादी में सबने बहुत पसंद किया, इसलिए मेरी ये दोस्त अपनी बेटी की शादी के लिए मेहंदी की बुकिंग कराने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। राधा और उसके घर वाले ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब राधा लोगों को मेहंदी लगाती थी जिसके बदले उसे अच्छे पैसे भी मिलते थे। अब राधा का काम बहुत अच्छा चल रहा था। राधा की मेहंदी लगाने की कला को देख बड़े बड़े पार्लर वाले राधा को अपने पार्लर में काम करवाने के लिए बोल रहे थे। फिर राधा एक बड़े पार्लर में काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ वो मेहंदी लगाने के बाद जो समय बचता था उसमें पार्लर का बाकी काम भी सीख लेती है। अब राधा मेहंदी लगाने के साथ साथ पार्लर का बाकी काम भी बहुत अच्छे से कर लेती थी। एक दिन राधा अपनी माँ को बताती है, माँ, मुझे मेहंदी के साथ साथ बाकी काम भी आ गया है, अब मैं अपना पार्लर का काम शुरू करना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तुम्हें ज्यादा पढ़ा तो नहीं पाई, लेकिन तुम अपनी मेहनत और लगन से यहाँ पहुँची हो। तुम्हें जो सही लगे वैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद राधा अपना पार्लर शुरू करती है और उसके काम से लोग बहुत खुश थे। उसके पार्लर में दिन भर बहुत लोग आते थे और राधा की माँ आरती ने भी लोगों के घरों में काम करना बंद कर दिया था। राधा ने अब सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था और वह तीनों बहुत खुश थे।